हेलो बच्चा वाटी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले बताएंगे क्या है आपके हाल चाल और फिर हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। गुड इवनिंग मोनू, मनीष, संजीव, सुमित, अनन्या, संदीप, प्रतिभा, हेलो बेटा जी, तान्या, वर्तिका, आकांक्षा, हरीन, कृष्णा, रजनी, हेलो 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 हेलो, संदीप, शिवानी, मोनू, राकेश, आकांक्षा, गुड इवनिंग, अश्मिता, गुड इवनिंग बेटा, वैभव, ममता, शालिनी, विपिन, रजत, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है आपके? पहले बताओ फटाफट से, कैसे हो आप सभी लोग? हेलो अर्पित, राजेश, उत्कर्ष, ओके, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज जाएं सभी लोग, आगे हो तो कर ले क्लास को स्टार्ट। बेसिकली आज के क्लास में ना हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। कहोगे मैम मस्ती वाली क्लास है आज? हाँ, क्योंकि आज का जो चैप्टर है वैसे देखा जाए हमारा, आप 8th क्लास तक थी तो 8th क्लास तक होता क्या है कि जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको एज इट इज रट लिया, याद कर लिया। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे, कोई बड़ी चीज नहीं होती थी, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता था बेसिकली, है ना। मैथ्स में थोड़े फॉर्मूलाज होते थे, उनको फिट करा और उनके क्वेश्चंस करना, ये चीज होती थी। बट अभी आप क्या आए हैं, 9th में आए हैं। तो मैं अगर विशेष रूप से हिंदी की बात करूं तो पहले भी आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें पढ़ते थे। या इसके अलावा अगर हम बात करें टॉपिक चैप्टर्स होते थे और उसके क्वेश्चन आंसर्स करते थे, पर आपने कभी कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करी होगी। ठीक है, 9th में आकर हम अपने कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं और 9th जो होता है वो हमारा बेस होता है, नींव होती है ना। आपको पता है कि हमारे इसीलिए हमारे बैचेस का नाम, जो 9th क्लास के बैचेस होते हैं उनका नाम नींव इसी वजह से रखा गया, क्योंकि ये बेस होता है। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके आगे की जितनी भी इमारत है उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, यानी कि टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि 9th क्लास के अंदर आपकी बुक के अंदर कुछ पोर्शन, जैसे आप गद्य खंड पढ़ते हैं, ठीक है, पद्य खंड पढ़ते हैं, इसी तरह से कुछ आपके नाटक, यानी आप उसे बोल सकते हैं एकांकी। बेसिकली आपका एकांकी आएगा। नाटक तो पूरा नहीं आ सकता क्योंकि नाटक बहुत बड़ा होता है, तो उसका एक हिस्सा लिया जाता है एकांकी में, ठीक है। अब एकांकी के कुछ चैप्टर्स है, जैसे दीपदान चैप्टर है, लक्ष्मी है, आपको देखो याद होगा, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स जब हम लोग करेंगे तो आपको पहले छोटा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एकांकी क्या होता है। तो एज अ बुक के चैप्टर्स को देखा जाए तो हमारा एक चैप्टर होता है एकांकी का, बट इस पर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेसिकली। तो आज की क्लास हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आता है, बशर्ते मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, 10% चांसेस होते हैं कि एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि एकांकी क्या होता है, वो भी बहुत ऊपर ऊपर का टॉपिक, जो कि आज मैं क्लास में आपको बता दूंगी। बेसिकली आज की क्लास हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि एकांकी होता क्या है। आप सारे चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी चीजें अगर हिंदी के इस चैप्टर की बात करें तो नहीं करते हैं, जरूरत नहीं होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे जितने भी बच्चे हैं उन सभी को ये पता तो होना चाहिए कि वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी होती क्या है, बेसिकली गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता तो होना चाहिए गद्य खंड क्या है। तो हमने गद्य जाना, पद्य जाना, एकांकी क्यों नहीं जानेंगे। तो आज की क्लास सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपको समझने के लिए बस, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, बशर्ते एमसीक्यूज में सिर्फ एकांकी से रिलेटेड कि उसके तत्व क्या होते हैं या उसके प्रकार क्या होते हैं या उसका विकास किस सन में हुआ, ये सारी चीजें, उद्भव कब हुआ, बेसिकली कभी कभार ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो आ सकता है, अदरवाइज इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्लियर है मेरी बात? एक बार मुझे सभी लोग बता देंगे ये मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? तो आज की क्लास में हम टॉपिक, क्योंकि बहुत छोटू सा टॉपिक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों से बहुत सारे डाउट्स भी लूंगी, ठीक है। डाउट इन द सेंस जो भी अब तक पढ़ते आए हैं, बहुत डिटेल वाले टॉपिक नहीं, हाँ छोटे छोटे डाउट्स पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। वीडियो कॉल भी आज की क्लास में हम करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि टेस्ट दिया आप लोगों ने,
पहले तो ये बताओ, टेस्ट दिया आप लोगों ने, यस और नो? सभी बच्चों ने टेस्ट दिया? टेस्ट में कोई दिक्कत इस बार तो नहीं होगी आपको? एक बार मुझे बताएंगे, टेस्ट दिया आप लोगों ने? बताओ, टेस्ट अच्छा था, समझ में आया, कोई दिक्कत? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी आपको? हाँ, अमेजिंग, टेस्ट अमेजिंग था। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया बेटा टेस्ट? ये तो गलत बात है, टेस्ट तो देना चाहिए था। ये आपको पता तो चलेगा ना कि एटलीस्ट मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, मुझे कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा जी? तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, पर समझ में आएगा, एटलीस्ट चीजें तो क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने बहुत गलत काम किया, टेस्ट देना चाहिए बेटा जी। ठीक है, चल, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नो, नहीं दिया, ये गलत बात है। चलो, 15 में से 14, क्या बात है, बहुत अच्छा। 15 में से 14 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक नंबर भी नहीं जाने चाहिए टेस्ट में। मेरे स्टूडेंट्स के एक नंबर भी नहीं जाने चाहिए, सबके 15 में से 15 आने चाहिए थे। चलो ठीक है, पर अच्छा कोशिश करा है। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो एकांकी क्या होता है, एक सेकेंड, एकांकी क्या होता है, एकांकी का स्वरूप कैसा, यानी दिखता कैसा है, उसके तत्व क्या होते हैं, यानी एकांकी कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, उसका उद्भव कब हुआ और उसका विकास क्या रहा। ठीक है, बेसिकली इसमें हम टॉपिक को पढ़ेंगे पर टू द पॉइंट। चलो, तो आज हम स्वरूप, उसके तत्व, उसके प्रकार और उसका उद्भव और विकास, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। एक सेकंड देना बेटा बस मुझे, एक सेकंड। चलो, तो आज की क्लास में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। चलिए, पिछली क्लास में हमने मीरा जी की पदावली आई थिंक करा था, लास्ट चैप्टर हमने यही करा था। बताओ, लास्ट चैप्टर हमने मीरा जी की पदावली करी थी, कोई दिक्कत तो नहीं था? पद या पदावली की बात करी, यही करा था हमने, कोई दिक्कत तो नहीं था बेटा इसमें? चैप्टर सभी को क्लियर था? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकांकी, अच्छा आप मुझे बताएं बेटा, एकांकी का मतलब आप क्या समझते हैं? चलो बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। बताइए, एकांकी का मतलब आप क्या समझते हैं? बताओ। ओके ओके, ठीक है, बताओ। एकांकी का मतलब क्या होता है? अकेला, नाटक का छोटा सा अंश। बेटा मैं नाम नहीं ले पाई, लेकिन नाटक का छोटा सा अंश, एक वाला या अकेला? नहीं, और बताओ। एकांकी कहानी, अच्छा। चलिए, एकांत नहीं है बेटा, एकांत का मतलब होता है अकेला हो जाना। एकांत का मतलब होता है अकेला हो जाना भी नहीं कहेंगे, एकांत मतलब ऐसी जगह जहां कोई ना हो, एकांत हो वो, ठीक है, उसे बोलते हैं। लेकिन ये एकांकी है। एकांकी का मतलब क्या होता है? एक अंक, अंक मतलब हिस्सा, किसी भी नाटक का एक हिस्सा जिसको आपको संक्षेप में बताया जाए, शॉर्ट में बताया जाए, उसी को हम एकांकी कहते हैं। एक अंक, ठीक है, एक अंक, अंक मतलब होता है हिस्सा, किसी भी विषय का, किसी भी नाटक का जब छोटा सा हिस्सा, एक पूरा हिस्सा मतलब एक प्रॉपर एक हिस्सा उठाया जाता है और उसको संक्षेप में जब आपके सामने रखा जाता है, उसी को हम एकांकी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है यहाँ पर। चलिए, तो एकांकी क्या होता है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो एकांकी का मतलब होता है कि नाटक का एक संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त मतलब क्या होता है बेटा? छोटा, समराइज करके जो लिखा हो, जो एक ही अंश, दृश्य, दृश्य को हम एक्ट भी बोल सकते हैं, में संपूर्ण होता हो। यानी कि आपको
पूरा नाटक ना दिखाकर उसका एक छोटा सा रूप दिखाया जिसमें वो पूरा एकांकी पूरा कवर होता हो। ठीक है, इसमें एक ही कथा, सीमित पात्र और एक ही स्थान पर घटित होने वाली घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब देखो नाटक तो बहुत बड़ा होता है, नाटक में तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो वो सारी चीजों को ना रखकर एक छोटा सा पार्ट उठाते हैं, एक छोटे से अंश को, जहां पर एक ही सीमित जगह पर, मतलब एक फॉर एग्जांपल कि राजमहल का एक हिस्सा, मतलब एक वार्तालाप चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं रामायण का ले लेती हूँ। ठीक है, रामायण के अंदर जब धनुष भंग हो रहा था तो उसका एक हिस्सा दे दिया जाए, तो एक ही स्थान हो गया, एक ही अंश हो गया, और उसको संक्षेप में बता दिया जाए। ठीक है, तो एक ही, उसमें सीमित पात्र होंगे, बहुत ज्यादा पात्र नहीं होंगे। पात्र मतलब होते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, जो उसके अंदर कास्ट, आपकी भाषा में अगर आप उसकी भाषा, फिल्म लाइन की भाषा समझते हो, बोलते हैं कास्ट किसने किया, तो कास्ट के अंदर मतलब उसके अंदर कितने लोग हैं, बेसिकली पात्र कौन कौन से हैं, चरित्र कौन कौन से हैं, तो वो कम होते हैं, सीमित होते हैं, एक ही स्थान पर घटित होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य कम समय में गहरे भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, थोड़े से ही समय में बहुत अच्छे से अपने भाव को रखना होता है। क्लियर है बेटा? तो सभी को एकांकी का मतलब समझ में आया। एकांकी क्या होती है? एकांकी एक छोटा सा संक्षिप्त अंश होता है जिसमें सीमित पात्र एक ही स्थान पर एक ही स्थान का एक छोटी सी घटना को यहां पर रखा जाता है। और इसको रखने का उद्देश्य, मतलब क्यों बनाया जाता है एकांकी, तो इससे क्या होता है कि इसमें कम समय में गहरे जो भाव हो या विचार हो वो दूसरों तक पहुंचाए जा सके। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो एकांकी किसका संक्षिप्त रूप होता है? कविता का, कहानी का, नाटक का या उपन्यास का? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप लोग इसका आंसर मुझे करेंगे। चलो बताओ, एकांकी किसका संक्षिप्त रूप होता है? बताइए। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा जी? हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, गलत मत करेंगे, बाकी सभी का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड। ओके, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? नाटक। ऑप्शन सी क्या कर देंगे हम लोग? राइट। ठीक है, 88.14%। बाकी ये 2%, 7% और 1% वाले बच्चे कहाँ सो रहे थे बेटा? आप जल्दी से बताओ, कहाँ सो रहे हो? जागे नहीं हो? नींद आ रही है? स्कूल से आए हो अभी, थक गए हो, बिल्कुल क्लास को नहीं सुना? हाँ, ऐसे थोड़ी न चलेगा बेटा जी, गड़बड़ करोगे फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी, फिर लिखोगे मैडम समझ में नहीं आया, हमसे तो गलत हो रहा है, टेस्ट में नंबर कम आए। क्यों? ध्यान से, मैंने कहा आपको कि नाटक का एक छोटा सा हिस्सा होता है, फिर भी आप लिख रहे हो कविता। अब कविता का भी एकांकी बनती है, कहानी की भी एकांकी बनती है, नाटक की बनती है बेटा जी, गलत नहीं करना है। चलो, एकांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उसका क्यों बनाई जाती है एकांकी? मनोरंजन करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, भाव और विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, अपने भाव और विचार सामने वाले के सामने रखने के लिए, या हास्य फैलाना, हास्य मतलब हंसी फैलाने के लिए। चलो आंसर करो। अब ये जस्ट अभी हमने इसका आंसर पढ़ा है, तो गलत मत करना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
सी को लॉक कर दिया जाए। हाँ हाँ, ज्ञान देना। बच्चे कुछ लिख रहे हैं, ज्ञान देना। ज्ञान कौन सुनेगा बेटा? आज के टाइम में कोई ज्ञान सुन रहा है? भावों और विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति करना, ऑप्शन सी राइट होगा। 90% बच्चों ने सही बोला है, पर मेरा ध्यान ना इन पर जा रहा है। इधर देखो, हाँ ये देखो, अभी पढ़ाया है कि इसका उद्देश्य कम समय में गहरे भावों विचारों का प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है। अब भैया इतना सिंपल पढ़ने के बाद ये जो 5% बच्चे हैं वो काहे इसको स्टोर करके रखे हो? हमको ये समझ में नहीं आता कौन से एग्जीबिशन में उसको तुमको जमा कराना है कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ दिमाग हमारे पास है, ले जाओ। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा बेटा जी? थोड़ा तो इसको घिसो, जितना घिसोगे उतना बढ़ेगा। चलो आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। अब हम जानेंगे एकांकी का स्वरूप। अभी हमने क्या जाना? एकांकी के प्रकार एकांकी का अर्थ जाना और उसका उद्देश्य जाना। अब हम जानते हैं कि उसका स्वरूप क्या होता है। स्वरूप का मतलब क्या होता है? रूप, दिखता कैसे है। ठीक है, रूप मतलब कि वो दिखता कैसे है। ठीक है, जो एकांकी होती है वो दिखती कैसी है, होती कैसे है बेसिकली। तो एकांकी का स्वरूप पारंपरिक नाटक से भिन्न होता है। इसमें निम्न विशेषताएं होती हैं। मतलब कि ये जो नाटक बनाया जाता है, जो एज यूजुअल परंपरा के अनुसार जो नाटक बनते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? एक ही अंक होता है। पहला पॉइंट क्या होता है एकांकी में, आप याद रखेंगे पॉइंट वाइज। आप चाहे तो इसको शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं बेटा। ये शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाएंगे क्योंकि मैंने इसको बनाया ही शॉर्ट नोट्स में है, आप आराम से याद कर सकें। बहुत इजी लैंग्वेज रखी है। ठीक है, देखो एकांकी का स्वरूप कैसा होता है। तो एकांकी का स्वरूप कैसा होता है? एक ही अंक में होता है। मतलब एक ही नाटक बहुत लंबा होता है और एकांकी बहुत छोटा होता है। ये बहुअंकीय नाटक की तरह लंबा नहीं होता। मतलब नाटक के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, नाटक के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जबकि एकांकी के अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें केवल एक ही हिस्सा आता है, एक ही अंक आता है। ठीक है, दूसरा सीमित पात्र होते हैं। क्या होता है बेटा जी? सीमित पात्र होते हैं। एक सेकेंड, तो एक ही अंक होता है और क्या होते हैं? सीमित पात्र होते हैं। अब सीमित पात्र का मतलब क्या होता है बेटा? कि उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, पात्र होंगे, या उसके अंदर हीरो हीरोइन जो भी आप बात कर सकते हैं, वो सीमित होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होते। नाटक में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर 2 से 5 पात्र, बस इतना मिलेगा। इसके बाद क्या होता है? एक ही स्थान पर घटनाएं घटती हैं। ठीक है, क्या होता है? एक ही स्थान पर घटनाएं आपको घटती हुई देखने को मिलेंगी, स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? दूसरा था, ये तीसरा था, अब चौथा क्या कहता है बेटा? कि सीमित समय की अवधि में, यानी कि इसका टाइम भी पाबंद होता है कि मतलब इतने देर में ये खत्म हो जाना चाहिए। लगभग 10 से 30 मिनट का मंचन होता है, बस, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा गंभीर या मार्मिक विषय होता है, क्योंकि अब देखो 10 से 30 मिनट के अंदर में आपको पूरा वो अंश दिखाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत डिटेल दिखाया जाएगा या उसके अंदर हंसी मजाक सब कुछ दिखा देंगे, नहीं। उसके अंदर उस पूरे नाटक का मेन हिस्सा दिखाया जाता है, ताकि उस नाटक का आप लोगों को एक जानकारी भी मिल जाए और साथ ही साथ उसके अंदर जो इमोशनल भाव थे, है ना, वो पता चल जाए, या फिर उस पूरे नाटक के अंदर, उस पूरे पोर्शन के अंदर जो भी विचार रखना चाहता है ना, जो रचनाकार अपने विचार रखना चाहता है कि लोग उससे जागरूक हो जाए, उसको उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली गंभीर या मार्मिक मतलब होता है इमोशनल भाव रखे जाते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है? या तो सामाजिक हो सकता है, नैतिक मतलब आपको जो नीति से चलाए, नीति मतलब होता है जो आपको एक बोलते नहीं है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है ना, बड़ों का आदर करना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। तो ये सारी चीजें जो आपको सिखाए। और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी पर आधारित हो, जो
दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट हमारा आ जाता है संवाद प्रधान। संवाद का मतलब क्या होता है बेटा? संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। ठीक है, आपस में वार्तालाप या बातचीत, में बातचीत ही लिखती हूं। ठीक है, आपस में बातचीत करना। एकांकी का संप्रेक्षण मतलब होता है बातों को बताना, संवादों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि आपको एकांकी में ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कोई डायरेक्ट जाकर बता रहा है, नहीं, आपस में दो लोग बात कर रहे हैं और वो चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कि एक लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी दीपक से बात कर रही है, तो लक्ष्मी दीपक से बात कर रही है तो उनके वार्तालापों को ही एकांकी में बताया जाता है। ठीक है, तो अभी आप मुझे फटाफट से पॉइंट्स में बताएंगे कि एकांकी का स्वरूप क्या क्या होता है। एक ही अंक में होता है, दूसरा सीमित पात्र होते हैं, तीसरा एक ही स्थान पर घटित होती है, चौथा सीमित समय की अवधि होती है, पांचवा गंभीर या मार्मिक विषय होते हैं और छठा संवाद प्रधान होते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आगे बढ़ूं, बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रिंस बेटा, इसके नेक्स्ट क्लास में आई थिंक हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ग्रामर, रस का चैप्टर होगा, तो परेशान मत हो। आपके चीजें ना एकदम फ्लो वाइज लगाइए, जो चीज जरूरी है उसको कराते हुए। मैं अगर ये चैप्टर ना कराती तो इसको ना कराने की वजह से मैं कोई भी आपको एकांकी का चैप्टर नहीं करा सकती थी, और एकांकी का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग बहुत सारी चीजों को सोच समझकर आपका प्लानर बनाते हैं ताकि सारी चीजें एक फ्लो में चल सके। ठीक है, तो अलंकार का भी टाइम आएगा और वो आपकी क्लास हो जाएगी, तो परेशान मत होइए। शॉर्ट नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है दिव्या? आपने चेक करा है? हाँ शिवानी, अच्छा ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। हाँ, इसे एग्जैक्ट शिवांशी, इसे याद नहीं, सिर्फ समझना है पॉइंट वाइज। मैंने पॉइंट वाइज दिया ही है, तो और इसके शॉर्ट नोट्स किसी को नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स मैंने खुद आपको पॉइंट वाइज बनाए हैं, आप बिल्कुल एज इट इज नोट्स में अपने उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये सिर्फ आपके लिए, ये चैप्टर समझने के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं। पढ़ना है तभी आपको आगे की चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। 10th में आप जाओगे तो आपको फिर खंड काव्य लगेगा, है ना, तो खंड काव्य समझ में आने के लिए पता होना नहीं चाहिए चीजें क्या क्या लग रही हैं आपको। चलो हाँ, ये मैं भी बताती हूँ, चलो। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है बेटा, ध्यान से सुनो कि एकांकी, जब एकांकी आप पढ़ते हैं तो एकांकी में क्या, एकांकी कैसे तैयार होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से जब आप एकांकी पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे आप जब दीपदान का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको एकांकी दीपदान के अंदर एक छोटा सा अंश देखने को मिलेगा। ठीक है, नाटक का एक छोटा सा अंश देखने को मिलेगा। दूसरा, उस दीपदान के अंदर बहुत चैप्टर जो होगा जब आप पढ़ेंगे वो एकांकी, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको पात्र नहीं मिलेंगे, कम पात्र मिलेंगे। तीसरा, आपको वहां पर एक ही स्थान की पूरी घटना बताई होगी, ज्यादा घटना स्थानों की घटना नहीं होगी, एक ही स्थान की घटना जो घटी होगी वही बताई जाएगी, और वो सीमित समय के लिए, मतलब बहुत बड़ा एकांकी नहीं होता है, बहुत कम समय में उसे मंचन कर दिया जाता है। और पांचवा है कि उसके अंदर अपने गंभीर बातों को रखा जाता है, यानी सामाजिक हो सकता है या फिर राजनीतिक हो सकता है या फिर नैतिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक होगा और उस टॉपिक का एक छोटा सा इमोशनल हिस्सा आपको पढ़ाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। और उसके अंदर क्या होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, वार्तालाप। जैसे आप आपस में क्या करते हैं, बातें करते हो। ठीक है, आप आपस में क्या करते हैं, बातें करते हो, तो उसमें भी वो बातचीत के जरिए वो पूरा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। एकांकी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? अनेक अंक होते हैं, सीमित पात्र और स्थान, लंबी कथा वस्तु, अनेक स्थानों पर घटनाएं। अब देखो हमने इसको कितनी बार अच्छे से पढ़ा है और अब ऐसा एमसीक्यू आ जाए तो आप कर सकते हो। चलिए बताइए। बाकी नोट्स का बच्चा, नोट्स देखो बेसिकली क्या है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके नोट्स तो जितना पॉसिबल होता है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। ये मैं अपनी बेसिस पर करवा रही हूँ, तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको सब चीजों में सब में मिलेगा, ठीक है। ये मैं अपनी तरह से एक्स्ट्रा में चीजें देख रही हूँ ताकि बच्चों को मिल जाए। अब किसी चैप्टर के अंदर हमारे क्लास नोट्स में ही अगर नोट्स कवर हो रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स की नीड नहीं होती, इस वजह से नहीं मिलता। बाकी जो मैंने नोट्स दिए हैं अगर वो अपलोड नहीं हुए हैं तो वो मैं चेक कर लूंगी, बट मैंने देखे थे सारे नोट्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप उसे एक एक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस जिसके जरूरी होते हैं मैं वो अपलोड करा देती हूँ। अब इसका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्लास नोट में ये सब कुछ कवर हो रहा है, तो शॉर्ट नोट की नीड नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्या सही होगा उत्तर कि एकांकी की क्या विशेषता होती है कि सीमित पात्र और स्थान होते हैं, अनेक अंक नहीं होता, एक अंक होता है, लंबी नहीं छोटी कथा होती है, और अनेक स्थानों की जगह एक स्थान की घटना का वर्णन होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट, 91.17%, वेरी गुड। चलिए एकांकी में पात्रों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 10 से 15, 2 से 5, 6 से 10 या 15 से 20? चलो बताओ, ठीक है बेटा। बाकी नोट्स को मैं एक बार उस पर चेक कर लूंगी कि कोई नोट नहीं है तो उसको प्रोवाइड करा दूंगी, और है वैसे मैंने पीछे काफी थोड़े दिन पहले चेक करा था तो अपलोड हुए थे। चलो आंसर करो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा बेटा ये चैप्टर इजी लग रहा है ना आपको, और है भी। एक बार मैं कह रही हूं बेटा, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में नहीं आते हैं कभी। 10% चांसेस होते कि एमसीक्यू इस तरह से आपसे पूछ लिए जाए, अदरवाइज इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। हाँ, दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, ये जो चैप्टर्स है इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। देखो कुछ बच्चे नहीं ध्यान दिए हैं, गड़बड़ कर देते हो। एकांकी में किस तत्व की प्रधानता रहती है? कथा रहता है यानी कथावाचक यानी कथा बोलने वाले की प्रधानता रहती है, संवाद रहता है, वर्णन रहता है, या चित्रण रहता है? चलो बताओ। यानी अभी जब हम एकांकी पढ़ते हैं तो उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? कथावाचन यानी कथा को बताया जा रहा है, या संवाद, या वर्णन, या फिर चित्रण, किसी चीज को बहुत अच्छे से दिखाना, चित्रण करना। ये चीज अभी हमने कवर किया है 6 पॉइंट्स में, तो अच्छे से सही से आंसर टिक करिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बेटा जी? बी, वेरी गुड, संवाद हो जाएगा 78.83%। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एकांकी के तत्व। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एकांकी का अर्थ और उसका स्वरूप। अब हम पढ़ रहे हैं एकांकी का तत्व, ठीक है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही एज इट इज नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल टू द पॉइंट, बहुत ही कम शब्दों में और चीजें जितनी आपको पढ़नी उतना ही रखा है। तो आप पहले लिखेंगे एकांकी का अर्थ, फिर बताया, फिर एकांकी का स्वरूप, फिर उसको बताया, फिर आप रखेंगे एकांकी के तत्व। अब देखो, एकांकी को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे देखो, पहले क्या होता है? विषय वस्तु, यानी जब एक वो बनाया जाता है, निबंध बनाया, सॉरी एकांकी बनाया जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी जाती हैं? बेसिकली उसके अंदर विषय वस्तु, विषय होना चाहिए। एक स्पष्ट, संक्षिप्त मतलब छोटा,
संक्षिप्त मतलब छोटा और प्रभावशाली विषय का चयन किया जाता है। ठीक है, एकांकी जब कोई लिखता है तो ये ध्यान रखता है कि कोई भी जब नाटक उठाए तो उसका बहुत ही छोटा सा रूप उठाए और इंटरेस्टिंग उठाए, जिससे लोगों को पढ़कर उसका प्रभाव लोगों पर पड़े। ठीक है, पात्रों को देखता है कि उस प्रॉपर उस पोर्शन के अंदर कितने पात्र आ रहे हैं। सीमित होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, जो कथा को बढ़ा रहे हों। संवाद मीन तो क्या होना चाहिए, संवाद अच्छे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, इमोशनल भावपूर्ण होने चाहिए, यथार्थ मतलब सच वाले, सत्य वाले संवाद होने चाहिए। स्थिति और परिवेश, ठीक है, आप एक स्थान का, एक ही घटना का वर्णन कर रहे हैं तो ऐसे में वो आपको बहुत सोच समझ कर लिखना होता है। ठीक है, एक निश्चित स्थान व समय में घटित घटनाएं होनी चाहिए। संघर्ष, पात्रों के बीच या उनके भीतर आंतरिक संघर्ष होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई वड़ाई दिख रही हो, ऐसा कुछ हो। परिणति, कथा का समापन जिसमें किसी विचार भावना की पूर्ति हो। ठीक है, जब कथा समाप्त हो रही हो तो उसके अंदर कोई विचार या भावना उसके अंदर दिखनी चाहिए कि हाँ इसका ये अर्थ निकल रहा है। और संवेदना मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि मेरी संवेदनाएं, यानी आप कोई चीज, किसी का कोई दुख देख रहे हो, कोई दर्द देख रहे हो और उसके साथ अपनी सिंपैथी रख रहे हो, बेसिकली उसको इंग्लिश में सिंपैथी कहेंगे, तो बोलते हैं ना हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, यानी कि मेरे अंदर आपके दुख को लेकर जो भाव आए हैं उसको हम संवेदना कह सकते हैं। ठीक है, तो पाठक यानी पढ़ने वाला और दर्शक के मन में भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। ये चीज आप सारी चीजें, पता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें ना लग रही हो, लेकिन जब आप दीपदान या लक्ष्मी का स्वागत चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि सच में इसके अंदर बहुत इमोशनल कहानी आ रही है। एक कहानी, मतलब कहानी नहीं, मतलब मैं आपको कहानी की बता रही हूँ, एकांकी का एक हिस्सा, तो कहानी तो चलेगी उसमें। बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा बता रही हूँ कि एक पालने वाली होती है, छोटा सा एक कहानी बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। एक पालने वाली माँ होती है, ठीक है, और एक उसका खुद का बच्चा भी होता है। सोचो, आपको रोना आ जाएगा जब उसके पात्रों की लाइन सुनोगे ना, संवाद सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू गिरेंगे। क्या होता है कि वो क्या करती है, मतलब जैसे बोलते हैं नहीं कि सैनिक का काम करती है एक तरह से, वो बेसिकली राजा के, क्योंकि वही उत्तराधिकारी बनने वाले होते हैं और उसको मारने के लिए एक उनका दुश्मन होता है, तो बहुत सारी वो क्या करता है, योजना बनाता है और उसको मारने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही उसको मारने के लिए जा रहा होता है, ये बात जो उसकी पालने वाली होती है सैनिक, उसको पता चल जाता है। पता है वो जल्दबाजी में उसके पास समय नहीं होता कि सैनिकों को बुला सके, उनके लिए कर पाए, कुछ व्यवस्था कर पाए, बहुत कम समय होता है। ये बात जब उसको पता चलती है तो पता है वो क्या करती है, वो उस राजा को हटाकर अपने बेटे को वहां पर सुला देती है और छिप जाती है कि अगर वो आक्रमण करने आएगा तो मैं उसे मार दूंगी। और जब वो तलवार चलती है उसके गर्दन पर तो उसका बच्चा मर जाता है। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है और लड़ती है उसके लिए। तो सोचिए एक माँ पर क्या बीतेगी। कोई माँ ऐसा कर सकती है कि अपने बच्चे को दाव पर लगा दे और किसी और को बच्चे को बचा ले? तो ये एक वीरांगना ही कर सकती है ना। हर कोई नहीं कर सकता कि अपने बच्चे को दाव पर लगा दे, अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को मरने दे। और ये चीज इसके अंदर होता है। तो आप इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है, आपके अंदर भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे ऐसे आपको अंदर उसमें मतलब लास्ट में जब कहानी खत्म हो रही होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितनी बड़ी बात है। और ऐसा सिर्फ दीपदान, मतलब दीपदान का नहीं बता रही हूँ मैं, किसी और चैप्टर का बता रही हूँ। चाहे आप दीपदान पढ़े चाहे लक्ष्मी का स्वागत पढ़े, आपको ऐसा ही सब एकांकी में लगेगा, भाव निकल कर आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ, पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एकांकी के प्रकार। एकांकी के प्रकार क्या होते हैं? ठीक है, चलिए, एकांकी को विभिन्न आधारों पर बांटा जाता है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, एकांकी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ एकांकी के प्रकार को कथानक ने के आधार पर बहुत सरल भाषा में समझाया गया। ध्यान से समझिएगा। एकांकी के प्रकार, सामाजिक एकांकी हो सकती है, ठीक है,
ऐतिहासिक एकांकी हो सकती है, यानी समाज से कोई जुड़ी कहानी बताई गई हो, दहेज प्रथा पर या किसी प्रथा पर हो। ऐतिहासिक हो, जैसे मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, वो इतिहास पर आधारित हो सकती है। मनोवैज्ञानिक एकांकी हो सकती है, जिसमें साइकोलॉजी पर बात करी गई हो। राजनीतिक एकांकी हो सकती है, यानी राजनीति पर हो। चारित्रिक एकांकी, यानी किसी का चरित्र दिखा रही हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो सकता है, पौराणिक एकांकी और पौराणिक मतलब पुरानी कथाओं पर, पुरानी कथा है ना, जैसे कि हम माइथोलॉजी की कहानियां सुनते हैं तो पुरानी पौराणिक कहानियां हो, उस पर आधारित हो। या सांस्कृतिक एकांकी, यानी संस्कृति को बता रही हो। ठीक है, अब एकांकी 3 प्रकार की हो सकती है। आंचलिक, यानी गांव पर आधारित। दार्शनिक, यानी जब कोई भी रचनाकार किसी चीज को देखता है और उस पर अपने विचार रखता है तो उसको हम दार्शनिक कहते हैं। और अगला होता है तथ्य परक, यानी तथ्य समझाते हुए एकांकी। ठीक है, तो बेसिकली सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, चारित्रिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, ये सब होते हैं और ये 3 प्रकार में विभाजित होते हैं, आंचलिक, दार्शनिक और तथ्य परक। ठीक है, चलिए। शौर्य बेटा जी, हाँ मैं आपका पूरे कमेंट को देख रही हूं। कौन सी गेम खेलनी है तुमको, बताओ जरा, बताओ। चलो भाई, क्लास को छोड़ के अभी हम गेम खेलते हैं। चले सारे, चले भाग के चले गेम खेलें, लाइव ऑन। छोड़ो एकांकी उकांकी कौन देखेगा, अरे चलो फटाफट से गेम खेलते हैं। पता नहीं तुम्हारा कौन सा फ्री फायर गेम इतना ट्रेंडिंग हो रखा है तुम लोगों का। हाँ, चलिए, निम्न में से कौन सा एकांकी का प्रकार नहीं है? सामाजिक, पौराणिक, गीतात्मक और दार्शनिक। अभी सॉरी आ रहा है ना? नहीं नहीं, खेल लेते हैं, चलो। आप पबजी भी खेलना है तुम लोगों को, फ्री फायर्स भी खेलना है, सब करना है, पर पढ़ना नहीं है। अभी तुम 8th क्लास में नहीं हो बेटा जी, थोड़ा सा जाग जाओ। खेल लेना, क्लास के बाद खेल लेना, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, क्लास में ही पूछ लो। हाँ खेलोगे खेलोगे, चलो तुमको गेम खिलाते हैं हम। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, गीतात्मक एकांकी का प्रकार नहीं होता। गीत कहाँ होते हैं एकांकी में? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 90.31%। आगे बढ़ते हैं। अब एकांकी के प्रकार जो हमने देखा उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सामाजिक एकांकी, यहाँ एकांकी समाज में चल रही समस्याओं या बदलावों को दिखाती है। अच्छा, एक बार मैं डाउट यहाँ पर उठा लेती हूँ, किसी को ना समझ में आओ। अभी से वीडियो कॉल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बनाना है बेटा इसे, ताकि आपके पास शॉर्ट में बना रहेगा, वहीं से याद कर लोगे। लवण्या बेटा, तथ्य परक, तथ्य जैसे कोई चीज हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तथ्य बता रहे होते हैं। मान लीजिए कोई घटना घटी, ठीक है, या कोई कहानी है या कोई भी चीज है, उसको आप पॉइंट वाइज बता रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं, कि ऐसा तर्क दे रहे हैं कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, तो वो तथ्य परक एकांकी कहलाते हैं। ठीक है, अभी जब हम एकांकी पढ़ेंगे ना तो मैं सारे चैप्टर्स में बताती हुई चलूंगी, ये सामाजिक एकांकी है, ये कैसा एकांकी है। ठीक है, चलो क्लियर है लवन्या बेटा? एकांकी में बेटा अहमद जी, एकांकी के अंदर नाटक का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, उसी को हम एकांकी कहते हैं। आपके बुक में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो कहानी नहीं होगी, वो बेसिकली नाटक का एक हिस्सा होगा जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, वो आपको सुनाया कहानी के माध्यम से कि ऐसा ऐसा हुआ था, पर वहां पर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप किसी के कम्युनिकेशंस को पढ़ोगे, यानी बातों को पढ़ोगे कि दो लोगों के संवाद हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत के जरिए आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर ये चीजें चल रही है, ये कहानी चल रही है। बेसिकली कहानी नहीं होती, वो बातचीत होती है। ठीक है, चलो
बहुत जल्दी पूछे हो बेटा, एकांकी क्या होता है? हाँ शकुंतला बेटा, बोला रामायण खत्म हो गई, राम जी नहीं पता, कैसे चलेगा बेटा? एकांकी मतलब एक अंक, अंक मतलब हिस्सा। नाटक के छोटे से हिस्से को, जो छोटा हो, सार हो, मतलब शॉर्ट समरी बोलते हैं ना, इस तरह से बताया हो, उसे हम एकांकी कहते हैं। ठीक है बेटा जी, चलो बेटा, इसके अंदर एकांकी के तत्व बताए गए हैं। एक सेकेंड, कौन पूछ रहा है? हरेंद्र बच्चा, इसके अंदर क्या बताया गया है कि एकांकी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो विषय वस्तु होनी चाहिए, यानी कोई विषय होना चाहिए एकांकी लिखते समय, पात्र होने चाहिए, बातचीत संवाद होने चाहिए, स्थिति क्या उस चीज में क्या घटना घट रही है, फिर परिणति, संवेदना यानी सिंपथी क्या निकल रही है, भाव क्या निकल कर आ रहे हैं, बेसिकली ये बताया गया है। ठीक है, चलो। अरे दीपदान, ये मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी ना दीपदान वाला, वो पढ़ाऊंगी, वो इसके पीछे इसका अर्थ वहीं छिपा होगा, तो ये चैप्टर में ही समझेंगे हम लोग। चलिए, यह एकांकी समाज में चल रही समस्याओं को बदलाव के लिए दिखाई जाती है, यानी समाज के अंदर मान लीजिए कोई एक एग्जांपल दे रही हूं, दहेज प्रथा है, दहेज पर लिखी गई है, या हो सकता है कि समाज के अंदर कुछ बुरी चीजें फैल रखी हो, बाल विवाह चल रहा हो, या फिर मजदूर जो बच्चे होते हैं उनसे मजदूरी कराई जा रही हो, तो समाज के अंदर फैली जो बुराई होती है उस पर लिखा गया अंश होता है। जैसे गरीबी पर, दहेज पर, बाल मजदूरी पर, नारी उत्पीड़न। नारी उत्पीड़न मतलब नारी को मारपीट करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना। हालांकि तो आजकल नारियां भी, है ना, वो गाना है ना, मैं भी चंडी बन जाऊंगी, अभी तो फिलहाल वो भी, मतलब लड़के पीछे हो गए हैं, पुरुष समाज अभी खतरे में है, पुरुष समाज अभी डरा पड़ा है, नारियां अभी एकदम वर्चस्वशाली होकर आगे आ गई हैं। नेगेटिव रूप जो निकल कर आ रहा है नारियों का, वो बहुत खतरनाक लग रहा है। हालांकि समाज में पुरुषों का, पुरुष प्रधान समाज रहा है और पुरुषों ने भी ऐसी स्थितियां करी है, लेकिन यहाँ पर डिफेंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, गलत गलत होता है ना। तो ये जो महिलाएं अभी आजकल वो किस मोटिव के साथ आगे बढ़ रही हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, घर के संस्कार, घर के अंदर जो सीख है वो बहुत ढीली पड़ रही है, बहुत ढीली पड़ रही है। हमें आजकल के पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ किससे बात कर रहा है, और बच्चा ये चीज घर पर ये दिखाना चाह रहा है कि मेरी प्राइवेसी है, इसमें आप प्लीज एंटर मत करो। पर बेटा जी, आपकी प्राइवेसी कब आपके गले का फंदा बन जाए आपको नहीं पता होता है। लिटरली सच्ची बता रही हूँ, आप बच्चे हो, अभी आप चीजों को नहीं समझ रहे हो। हम पहले किसी से बात करते थे ना, तो वो उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते थे, पर आज के टाइम में गलत होने के चांसेस ज्यादा है। आपको नहीं पता आप जिससे बात कर रहे हो वो है कौन, क्या करता है और कैसे, किस किस नजरिए से है। तो एटलीस्ट इतना करो कि घर वालों के नजरिए में रहते हुए किसी से बात करो, ताकि घर वालों को चीजें पता हो, कभी कोई चीज भगवान न करे बिगड़े तो वो सुधार सके। ठीक है बेटा जी, बहुत जरूरी है ये। चलिए, ऐतिहासिक एकांकी, इतिहास से जुड़ी हो, इसमें इतिहास से जुड़ी घटनाओं का, ऐतिहासिक पात्रों की कहानियां होती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अकबर, बीरबल, ऐसी कथाएं हो। मनोवैज्ञानिक एकांकी का मतलब होता है इसमें पात्र के मन के भीतर चल रही जो बातें होती है, अरे ऐसा कैसे हो गया, डर, चिंता, है ना, पापा ने मेरी बात सुन तो नहीं ली, अगर सुन ली होगी तो क्या होगा, पापा तो आज कुटैया करेंगे, अरे पापा ने मुझे कहीं घूमते हुए तो नहीं देख लिया, अगर देख लिया तो आज तो मार पड़ेगी, हाँ बैट बॉल खेल रहे हैं और पिताजी आ गए, दिन भर तुम घर पे नहीं हो, मैच खेल रहे हो, बस वही वो जो मन में जो भाव आ रहे हैं, सभी भाव किसके अंतर्गत आएगा बेटा, मनोवैज्ञानिक के अंदर। ठीक है, भ्रम हो गया ये सब। अकेला व्यक्ति अपने डर से जब लड़ रहा होता है तो उसको हम मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत रख सकते हैं। चलिए, राजनीतिक एकांकी, इसमें राजनीति से जुड़े विषय जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष, चुनाव आदि को दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है चारित्रिक एकांकी। एकांकी किसी एक पात्र के चरित्र, व्यक्ति को दिखाता है, जैसे मान लीजिए गांधी जी के चरित्र को दिखाया जा रहा हो या नेहरू जी के चरित्र को दिखाया जा रहा हो, किसी के चरित्र पर कोई संवाद वो लिखा हो, एकांकी लिखा हो। इसके बाद पौराणिक एकांकी, इसमें पुराणों और धर्म ग्रंथों से ली गई कहानियां होती है, जैसे रामायण महाभारत से जो कुछ लिया गया हो। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार मुझे बताएंगे फिर मैं आगे बढ़ूं।
बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? अच्छा, यहाँ बच्चे लिख रहे हैं बच्चे शादी मत करो। अरे भैया तुम लोग बड़े, अभी अभी बड़े हो गए, तुम्हारी शादी हो जा रही है। अभी तुम लोग शादी करोगे तो बाल विवाह हो जाएगा तुम लोगों का। कतई मत सोचना ये बातें, अभी पढ़ लो, छोटे छोटे से तो बच्चे हो तुम लोग। चलो, लेकिन आजकल ना वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला बात है, छोटे ही बच्चे खतरनाक निकल रहे हैं। क्लियर है? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है सांस्कृतिक एकांकी। इसमें हमारे त्योहार, परंपरा, लोक कला, संस्कृति। मान लीजिए कि छठ पूजा से रिलेटेड कोई एकांकी लिखा गया हो, एक बात समझाने के लिए। मान लीजिए हमारे त्योहार होते, दीपावली पर है या होली पर है, इस पर कुछ लिखा गया हो, तो इस तरह से लिखा गया एकांकी इसमें आ जाता है। आंचलिक एकांकी किसी क्षेत्र, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से उठाया जाता है, गांव के प्रदेश की भाषा, जीवन शैली। जैसे आपको मैं बताऊं, वो एकांकी तो नहीं, वो उपन्यास है। जैसे गोदान है, गोदान एक उपन्यास है। उपन्यास एकांकी से बिल्कुल अलग होता है, बहुत बड़ा होता है, मोटी मोटी किताब जैसे बेसिकली होती है। उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारी कहानियां उसके अंदर, ऑलरेडी कहानी में कहानी चल रही होती है। तो वो गांव से आधारित है, उसमें गांव की भाषा देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। दार्शनिक एकांकी, जिसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म आदि जैसे गहरे विचार है ना, बेसिकली आपको ज्ञान की बातें बताई जाएंगी कि भाई आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होते हैं, इसके बाद मृत्यु क्या है, आपको मृत्यु मतलब ये सब मोक्ष कैसे मिलता है, इन सब पर जब बातें होती है तो वो दार्शनिक के अंतर्गत आती है। और तथ्य परक, ठीक है लवन्या बेटा ध्यान से सुनना, भी और अच्छे से क्लियर होगा। यह एकांकी सच्ची घटनाओं या आंकड़ों पर आधारित होती है। जैसे कोई दुर्घटना हो गई, कोई समाचार या रिपोर्ट पर आधारित नाटक। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो दुर्घटना हुई, उसको तथ्य के अनुसार कि इतने बजे प्लेन उड़ा, इतने उसमें सवारी थे, तो तथ्य दिए जा रहे हैं ना, ब्यौरा दिया जा रहा है। बेसिकली उसके द्वारा बताते बताते एक एकांकी लिखना, उसको हम तथ्य परक एकांकी में रख सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर होगा। जिनको शॉर्ट में नहीं समझ में आया होगा, डिटेल में क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वह एकांकी जिसमें नायक की आंतरिक मनोदशा दिखाई जाती है, यानी जो कहानी के अंदर जो पात्र होगा, कहानी नहीं सॉरी, एकांकी के अंदर जो पात्र होगा, उस पात्र के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं, वो कौन सा एकांकी कहलाता है? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक? चलो बताओ। हाँ, एक बच्चे का यहाँ पर बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे करे हैं, एकदम बढ़िया तरीके की हमारी टोपी ओपी लाओ। देखो जो बच्चा लिखे ना मेरा बर्थडे है, तो पहले तो सबसे पहले बेटा, आप बहुत सारे बच्चे झूठ भी बोल रहे थे, लेकिन ठीक है बर्थडे है, आपको जीवन भर की बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारी खुशियां मिले, लेकिन मेरा केक कहाँ है? मैडम भैया बिल्कुल आराम से अपना केक मांग लेती हैं, तो केक कहाँ है मैडम का? बताओ, ऐसे कैसे बर्थडे का विश? तब केक चाहिए, चॉकलेट चाहिए, नमकीन चाहिए, समोसा चाहिए, वो मिठाई भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, तब बात करो बर्थडे वाली, है कि नहीं? फिर बेटा कहेगा क्यों, अरे मैडम फिर तो गिफ्ट भी चाहिए, मिल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, लो केक ले लो, ये सही है। चलो बेटा, मनोवैज्ञानिक एकांकी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 91%, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक घटनाओं और विचारों पर आधारित एकांकी को क्या कहा जाता है? चारित्रिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या तथ्यपरक? चलो ठीक है, आंसर करो फटाफट से, क्या हो जाएगा बेटा? राजनीतिक घटनाओं और विचारों पर आधारित एकांकी को क्या कहा जाता है? सिंपल है, इजी है मैडम, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा जी? चलिए
अच्छा पता है बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको एज ए नॉलेज के लिए बताऊं, राजनीतिक इकाई लिखी हुई है, ये शब्द गलत लिखा हुआ है। मतलब राजनीतिक हम लोग बहुत जगह बोलते हैं, आप लोग बहुत जगह लिखते भी होंगे, पर हिंदी शब्दावली के अनुसार ये शब्द गलत लिखा है। ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं, मैं यहाँ क्रॉस नहीं लगा सकती, अदरवाइज आपको बताने के लिए। राजनीति पता है कैसे लिखा जाता है? एक शब्द होता है राजनीतिक, ये शब्द होता है, राजनैतिक कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, राजनीतिक शुद्ध होता है, अशुद्ध शब्द है राजनीतिक। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी 94.9%। आगे बढ़ते हैं। एकांकी का उद्भव कब हुआ, मतलब एकांकी आया कब, बना कब? तो एकांकी का उद्भव पश्चिमी देशों से, ठीक है, पश्चिम यानी वेस्टर्न से, के वन एक्ट प्ले के रूप में हुआ था। कब से हुआ था बेटा? एक एक्ट हुआ था, वन एक्ट प्ले से एकांकी की शुरुआत हुई थी। हिंदी में भी, हिंदी में एकांकी का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। ठीक है, अगर आपसे एकांकी का पूछा जाए कि एकांकी कब आई, तो ये पश्चिम में आई थी। और किससे आई थी? वन एक्ट प्ले से आई थी। किससे आई थी बेटा? वन एक्ट प्ले से आई थी। और हिंदी में कब आया एकांकी? तो 20वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। बस इतना याद करना है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्या कह रहा है कि एकांकी की शुरुआत कब हुई थी? तो पश्चिमी देशों में वन एक्ट प्ले से हुई थी और भारत में 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चल हाँ, वन एक्ट प्ले के बारे में बताइए, क्या करोगी जान के इसके बारे में? हाँ, इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ने का है, इतना डिटेल तो टीचर वहां बुक में भी हमको नहीं दिया गया है। हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कहाँ से आया था, बस। हमको पीएचडी नहीं करने का है, हमको सिर्फ एकांकी का मतलब समझने का है बेटा। ठीक है, चल आगे आ जाओ। एकांकी का उद्भव और विकास क्या हुआ था बेटा जी? देखो, मैं इसको मजाक में ऐसे बता रही हूँ, फिलहाल इस चीज को समझ लो। बहुत सारे बच्चे इस चीज को ना क्लियर करें। हमें चीजें उतनी ही पढ़नी चाहिए जितना हमारे सिलेबस के ओरिएंटेड हो, सिलेबस से जरूरी हो। हाँ, क्रियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि मैम इसको हम कहते क्या है या क्या चीज जानना जरूरी है, बट उसके बारे में इतिहास में आप खोल के उसके पन्नों को खंगालें और देखें तो वो एक अलग हो जाता है। लेकिन क्लास के दौरान हम उसको करा के बच्चों को कंफ्यूज नहीं कर सकते। जितना आ रहा है उतना ही हमें देखना है। ठीक है, चलिए एकांकी का उद्भव और विकास। तो अगर हम बात करें तो हिंदी के अंदर एकांकी की बात करें तो प्रारंभिक काल कब आया था बेटा? 1910 से लेकर 1935 में आया था। इसमें क्या था कि विषय वस्तु सीमित था और प्रयोग, क्योंकि उस समय शुरुआत थी तो प्रयोग किए जा रहे थे एकांकी लिखने के लिए। और उसके लेखक कौन कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र थे। इसके बाद हमारा मध्यकाल आया जो 1935 से लेकर 1960 में चला। इसमें समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी एकांकी लिखे जाते थे। और इसके जो लेखक रहे हैं वो उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर अज्ञे और डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहे हैं। और फिर हमारा आया आधुनिक काल 1960 से लेकर अभी तक वर्तमान। इसमें सच पर आधारित, सत्य पर आधारित मनोविश्लेषण यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकांकी लिखे जाने लगे थे। और इसमें आते हैं मोहन राकेश, भारती प्रेमचंद और नरेंद्र मोहन। जैसे मैं आपको बताऊं, मोहन राकेश का एक नाटक है आधे अधूरे। आप बहुत बच्चा अगर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एकांक की चीज देखने में क्या होता है तो आप जाकर देखो, बहुत बड़ा नाटक है। ठीक है, नाटक है, मैं एकांक की नहीं बता रही हूँ, नाटक है आधे अधूरे। मोहन राकेश जी बहुत अच्छा नाटक लिखा करते थे और उन्होंने उसके अंदर दिखाया हुआ है कि किस तरह से समाज के अंदर जो फैमिलीज होती है उनमें आपसी मतभेद कैसे हो जाते हैं। घर में रहते हुए भी लोगों से बातचीत करने के लिए कोई नहीं, हंसी भी है साथ साथ में उसके अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है, वो सब दिखाया उन्होंने। तो आप चाहे तो उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। आप लोग मुझे पता है देखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत देखेंगे,
फिलहाल अगर आपको समझना है कि मनोवैज्ञानिक क्या होती है, कैसे दिखती है, तो आप उसको उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये 3 काल याद रखने। प्रारंभिक काल कब से कब चला बेटा? 1910 से लेकर 1935। कब से कब तक चला था? तो 1910 से लेकर 1935 तक का चला था। और इसमें क्या था, विषय वस्तु जो रखी जाती थी वो सीमित होती थी, और ये प्रयोग उस समय स्टार्टिंग एरा था। और इसके जो राइटर थे वो कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे और लक्ष्मी नारायण मिश्र थे। फिर हमारा आता है 1935 से लेकर 1960 तक का, जिसमें हमारे कितने समाज सुधार और स्वतंत्रता पर आधारित विषय रखे गए थे। और इसके लेखक की बात करें तो उपेंद्र नाथ अश्क हैं, अज्ञे हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। और इसके बाद हमारा आया 1960 से लेकर अब तक का आधुनिक काल, जिसके अंदर यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक एकांकी के विषय को चुना गया। और इसके लेखक रहे हैं मोहन राकेश, भारती, प्रेमचंद और नरेंद्र मोहन। क्लियर है बेटा? तो ये था आज का आपका पूरा चैप्टर। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें कवर करी? हमने एकांकी का अर्थ जाना, फिर हमने उसका उद्देश्य जाना, उसका कि एकांकी क्यों लिखे जाते हैं, फिर हमने उसका स्वरूप जाना कि एकांकी कैसा दिखता है, फिर हमने उसके तत्व जाने कि एकांकी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, फिर हमने एकांकी का प्रकार जाना, और 6 पॉइंट में हमने उसका उद्भव जाना, और फिर 7वें पॉइंट में हमने उसका विकास जाना। आप चाहें तो यही टाइटल डालकर शॉर्ट नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। दैट्स इट। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है? तो ये था आज का पूरा चैप्टर आपका। अब इसको आपको सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है। इसमें कोई होमवर्क नहीं है। इस क्लास नोट को सिर्फ आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको एकांकी क्या होता है उसका अर्थ समझ में आ सके। ठीक है, सिर्फ इसलिए आपको यह टॉपिक मैंने कराया है। बाकी इससे हमारे क्वेश्चन आंसर्स कुछ नहीं आते। एमसीक्यूज मैंने फिर से कहा 10% चांसेस होते हैं आने के, जो मैंने कराए इसी फॉर्म में आ सकते हैं। बाकी डीपीपी में जैसे एमसीक्यूज है वैसा आपसे पूछ सकता है, अदरवाइज आपसे कोई भी क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, अब इसके बाद हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे दीपदान हो, चाहे लक्ष्मी का स्वागत हो, और 4-5 और एकांकी हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर बेसिकली आपको पता चलेगा, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का पूरा चैप्टर। अब हम ले लेते हैं डाउट, फिर आपका आज लीडर बोर्ड लेंगे। 3rd लाइन समझा दो दिव्या। 3rd लाइन बेटा, इसके अंदर हमारा एकांकी का विकास कब पहले प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग एरा आया, वो 1910 से लेकर 1935 तक का चला। फिर मध्यकाल यानी बीच का काल आया 1935 से लेकर 1960। फिर लास्ट जो आया हमारा आधुनिक काल जो है वो 1960 से लेकर अब तक का आया। उसे हम यथार्थवाद या मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। यथार्थवाद का मतलब होता है बेटा कि सत्य पर आधारित, कोई चीज सत्य पर हो, सच हो। ठीक है, और तीसरी चीज क्या उसके अंदर? मनोवैज्ञानिक। मैंने अभी आपको बताया था मनोवैज्ञानिक एकांकी क्या होते हैं? जो मन में डर होता है, मन में कुछ भाव आ रहे होते हैं, मान लीजिए किसी के लिए गुस्सा आ रहा हो, किसी के लिए प्रेम आ रहा हो, मन के अंदर जो लड़ाई चल रही होती है उस पर कोई एकांकी लिखी गई हो, तो ऐसा टाइम मतलब आधुनिक एकांकी जो लिखी जाती है वो अब ऐसे लिखी जाती है, जो किसी विशेष इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर लिखा जाए। ठीक है बेटा, और उसमें कौन लिखते हैं? मोहन राकेश लिखते हैं, भारती जी लिखते हैं, प्रेमचंद जी लिखते हैं। प्रेमचंद ने कुछ रचनाएं लिखी हैं, ज्यादा नहीं। प्रेमचंद उपन्यास ज्यादा लिखते थे, पर एक आध दो। और नरेंद्र मोहन, इसमें सबसे ज्यादा नाम मोहन राकेश जी का आपको मिलेगा। क्लियर है? थैंक यू रिचा। उल्टा पुल्टा काहे बोल रहे हो? हाँ भाई, कौन? अभिनव और सत्यार्थ। नाम तुम लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया, काम तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। काहे को उल्टा पुल्टा काहे को बोल रहे हो? एकदम थोड़ा अच्छे से बातें करा करो भाई, मर्यादा रखो करो क्लास के अंदर थोड़ी सी। हाँ, एकांकी के चैप्टर्स अब स्टार्ट होंगे अहमद। ये सिर्फ बेस है, एकांकी होता क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए ना, तो आज हमने सिर्फ ये जाना है। अब चैप्टर स्टार्ट होंगे इसके आगे। हाँ, इन्हें भी करना है, हमें ये पता होना चाहिए ना कि कब कब हिंदी के अंदर एकांकी कब कब आया और उसके राइटर्स कौन कौन से रहे, तो ये पढ़ लिया बस। चलिए, पोल नहीं आ रहा है तो बेटा एक बार क्लास को रिफ्रेश कर लिया करो, पोल आ जाएंगे। ठीक है, अनूप यादव, अंश पटेल, हंटर, सत्यम,
अम्बरीश, प्रिया, अनुष्का, रुद्र, अंश, देव। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब यहाँ पर हम अनूप यादव जी को कॉल करेंगे, ठीक है, अनूप यादव को कॉल करेंगे, अंश को करेंगे और हंटर सत्यम को। देखते हैं आ जाए बस इनके नाम। मैं नाम ही बता देती हूँ, दिखने भी तो चाहिए। एक तो सबके नाम ही नहीं आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि आप लोगों के नेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। चलो किसको किया जाए? श्रेया तुम हो क्लास में, कॉल करें? जो दिख रहे हैं भाई इन्हीं को करते हैं। एक सेकेंड, कॉल ही नहीं उठाते हैं आप लोग, सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है। सत्यार्थ, भूमिका, टॉप 10 लेते हैं, देखते हैं कौन कौन है। प्रिया है, अनुष्का है, रुद्रा है, अंश है या देव है? चलो इन्हीं को कॉल करते हैं। तुम लोग कॉल ही नहीं पिक करते हो, सबसे बड़ी तो दिक्कत है, इसीलिए कॉल नहीं करते। हम अंश को कॉल करते हैं। चलो जब करोगे तभी तो उठाएंगे, करते रहे हैं, ये कॉल ही तो कर रहे हैं। अभी हम ये क्या कर रहे हैं बेटा जी? हाँ अबे तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है बेटा। एक तो तुम लोगों ने ना यहाँ पर नाम अलग अलग रखे हुए हैं, किसी से बात ही नहीं हो पाती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये कोई तो आया, श्रेया। एक सेकंड बेटा जी, बस एक सेकंड दो हमको। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैम, आप कैसी है? बढ़िया बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सब समझ में आ रहा है? यस मैम। कुछ भी डाउट, कोई दिक्कत? नहीं। शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, देखे थे? हाँ मिले हैं। मिले हैं, अच्छा। नोट्स बनाते हो? जी मैम। दिखाओ कॉपी। बेटा कैमरा ऑफ हो गया तुम्हारा? ये सही है, गायब। अबे तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा। अबे कोई और नाम से रखा है क्या आपने? चलो तुम लोग कॉल पिक करते नहीं हो, दिक्कत तुम लोगों की यही है कि आधे से ज्यादा बच्चे कॉल पिक नहीं करते हैं, और जो कर लेते हैं वो अपना काम नहीं करते। इसीलिए देखो श्रेया तुम पकड़ी गई। हाँ कॉपी नहीं थी तो बता देना था, या नहीं बनाया था तो झूठ क्यों बोल रहा? कोई बात नहीं मैडम, नहीं बनाया है, अब बना लेंगे। मैडम सब चेक कर लेती है बेटा जी। चलिए बेटा, भूमिका मैंने तुमको किया था और बाकी बच्चों को भी किया था। जैसे बच्चे कह रहे हैं कि मैम मुझे भी करिए, मुझे भी करिए। बेटा बहुत सारे बच्चों के नाम ही नहीं आते हैं यहाँ पर। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर सबके नाम आए। मे बी या तो आपकी तरफ से कुछ इशू रहता है, या तो यहाँ से कुछ इशू दिख रहा है कि जिनके सबके नाम नहीं आ पाते हैं।
कुछ के नाम आ रहे हैं और जिनके नाम आ रहे हैं वो कॉल ही पिक नहीं करते हैं। तो या तो कॉल नहीं प्रॉपर आपके पास जा रही है या तो कुछ तो इशू है, पर कॉल जा रही है तभी तो श्रेया ने कॉल पिक करा, और पहले भी हमने कॉल करा तो बच्चे कॉल पिक नहीं करते, ये मेन इशू है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी स्टूडेंट के साथ हम वीडियो कॉल करेंगे। एंड आप लोग एक अपना कनेक्टिविटी अच्छी जगह रखा करो जहां से हम आपसे बात कर सके। वीडियो कॉल के लिए प्रॉपर एक अच्छा नेट चाहिए होता है, मे भी आपका नेट अच्छा से नहीं आता है, इस वजह से आपसे बात नहीं हो पाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कनेक्ट करेंगे, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं अभी पूरा साल बाकी है, सबसे बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आज का चैप्टर क्लियर है, एक बार मुझे सभी लोग बता देंगे और इस क्लास को फिर एंड कर लिया जाए। बताएं, आज का चैप्टर सभी को क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है बच्चा? बाय, ओके ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है।